28 फरवरी 2026 आसमान से कुछ मिसाइलें गिरी और रातों रात दुनिया का नक्शा ही बदल गया। बिल्कुल, एक ऐसा धमाका जिसने मतलब सब कुछ हिलाकर रख दिया। हाँ, और ये सिर्फ एक देश के सर्वोच्च नेता की मौत तक सीमित नहीं रहा। इसने तो मतलब पेट्रोल पंपों से लेके ग्लोबल सप्लाई चेन तक हर जगह आग लगा दी। सही कहा। अगर हम इसे एक सुप्त ज्वालामुखी की तरह देखें ना, दशकों से उसके अंदर दबाव बन रहा था, लेकिन बाहर से सब शांत दिख रहा था। और फिर अचानक एक चिंगारी से वो ज्वालामुखी फटता है और पूरी दुनिया का भू राजनीतिक परिदृश्य राख और धुएं से ढक जाता है। तो आज के इस गहन विश्लेषण में हम बात कर रहे हैं मध्य पूर्व में फरवरी और मार्च 2026 में भड़के उस विनाशकारी ईरान इजराइल युद्ध की, जिसने हर महाद्वीप को झकझोर कर रख दिया है। और इस ज्वालामुखी फटने की जो टाइमलाइन है, हाँ, और ऊर्जा बाजारों पर इसका जो अभूतपूर्व प्रभाव पड़ा है, आज हम उसी की गहराई से पड़ताल कर रहे हैं। बिल्कुल। हमारे पास संयुक्त राष्ट्र विश्व स्वास्थ्य संगठन के ताजा आंकड़े हैं और अंतर्राष्ट्रीय बाजार की रिपोर्ट्स भी हैं। इन सभी आधिकारिक स्रोतों को एक साथ रखकर देखने पर जो तस्वीर उभरती है वो बहुत जटिल है। हाँ, वो तो है। लेकिन इस चर्चा में आगे बढ़ने से पहले एक बात बहुत स्पष्ट रूप से सामने रखना जरूरी है। ये बहुत अहम है। देखिए, ये युद्ध और इससे जुड़ी घटनाएं अत्यधिक संवेदनशील और राजनीतिक रूप से ध्रुवीकृत हैं। दुनिया भर में वामपंथी और दक्षिणपंथी दोनों ही खेमों के अपने अपने बहुत मजबूत दृष्टिकोण हैं। हमारा उद्देश्य यहाँ किसी भी देश, पक्ष या विचारधारा का समर्थन करना बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं। हमारा काम सिर्फ स्रोत सामग्री में मौजूद तथ्यों, दावों और अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स को पूरी निष्पक्षता के साथ सामने रखना है, ताकि यह समझा जा सके कि असल में ग्राउंड जीरो पर और वैश्विक कूटनीति में क्या चल रहा है। एकदम सही। और ये समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि सूचनाओं के इस भारी सैलाब में ये भूल जाना आसान है कि यह कोई दूर लड़ी जा रही अमूर्त लड़ाई नहीं है। इसका सीधा असर हर इंसान की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ रहा है। तो इस ज्वालामुखी के फटने की असली वजह क्या थी? पहली चिंगारी। हाँ, वो पहली चिंगारी। 28 फरवरी 2026 को ऑपरेशन एपिक फ्यूरी शुरू होता है। इजराइल अमेरिकी खुफिया मदद के साथ ईरान पर अचानक एक विशाल और बेहद सटीक हवाई हमला करता है। और इसका सबसे बड़ा परिणाम था ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई की मौत, जिसकी पुष्टि सीधे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने की। मतलब एक ही झटके में दशकों पुरानी यथास्थिति टूट गई। और इस पहली चिंगारी के बाद जो हुआ वो आधुनिक युद्ध के इतिहास में अभूतपूर्व था। बाप रे, वो तो सच में। हाँ, इसके तुरंत बाद ईरान ने पलटवार किया। हाँ। उसने इजराइल और खाड़ी देशों जैसे बहरीन, कुवैत, इराक, ओमान, कतर और यूएई वहां फैले अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन्स की झड़ी लगा दी। बिल्कुल। ईरान का लक्ष्य स्पष्ट था। वो दिखाना चाहता था कि उसकी पहुंच पूरे क्षेत्र में है। लेकिन जब हम इस पूरे संघर्ष के शुरुआती हफ्तों के आंकड़े देखते हैं ना, तो जो चीज सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है दोनों तरफ हुए नुकसान में जमीन आसमान का अंतर। बहुत बड़ा अंतर है। एक तरफ जहां इजराइल और अमेरिका के हताहतों की संख्या सीमित रही, वहीं दूसरी तरफ मौत का आंकड़ा बहुत भयानक रहा। आंकड़े सच में रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। मैं देख रही थी कि ईरान के राज्य मीडिया और संयुक्त राष्ट्र दूत के अनुसार लगभग 1270 से 1332 ईरानी मारे गए हैं। और इसमें सबसे दर्दनाक घटना 4 मार्च को मिनाब शहर में हुई। वहां एक गर्ल्स स्कूल पर हमला हुआ जिसमें 150 से 170 स्कूली छात्राएं मारी गईं। बहुत ही दर्दनाक। और जो वीडियो फुटेज सामने आए हैं उससे गहरा संदेह है कि ये एक अमेरिकी टॉमाहॉक मिसाइल थी। दूसरी ओर अगर देखें तो इजराइल में लगभग 12 मौतें हुई, जिनमें बीट शिमेश के रिहायशी इलाके में 9 नागरिक और 2 सैनिक शामिल हैं। और अमेरिकी नुकसान भी सीमित था। हाँ, अमेरिका के 11 सैनिक मारे गए, जिनमें से 4 तो इराक में एक हेलीकॉप्टर क्रैश में मरे, जो सीधे तौर पर मिसाइल हमले का हिस्सा भी नहीं था। लगभग 140 अमेरिकी घायल हुए हैं। और लेबनान का भी एक आंकड़ा है। बिल्कुल, लेबनान में इजरायली बमबारी से 486 लोग मारे गए हैं, जिनमें 84 बच्चे हैं। जबकि इजराइल दावा कर रहा है कि उसने लगभग 200 हिजबुल्लाह लड़ाकों को निशाना बनाया है। देखिए, इन आंकड़ों के पीछे एक बहुत गहरी कहानी छुपी है। तकनीकी असमानता। बिल्कुल, टेक्नोलॉजिकल इनइक्वालिटी।
इजराइल के पास आयरन डोम जैसी दुनिया की सबसे उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली है। हाँ। ये प्रणाली हवा में ही दुश्मन की मिसाइलों को ट्रैक करके उन्हें नष्ट कर देती है। यही वजह है कि ईरान द्वारा दागी गई अधिकांश मिसाइलें इजराइल के शहरों तक पहुंच ही नहीं पाईं। लेकिन ईरान और लेबनान के पास अपने नागरिकों को बचाने के लिए ऐसा कोई सुरक्षा कवच नहीं है। तो यहाँ एक सवाल उठता है। हम अक्सर सैन्य जनरलों को सटीक सैन्य हमलों या प्रिसिजन स्ट्राइक्स की बात करते हुए सुनते हैं। हाँ, बहुत आम शब्द है ये। ऐसा लगता है जैसे युद्ध कोई वीडियो गेम हो जहां सिर्फ बुरे लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन जब मिनाब के स्कूल में मासूम बच्चियां मारी जाती हैं या बीच शेमिश के घरों पर मिसाइलें गिरती हैं, तो क्या ये साबित नहीं होता कि आधुनिक युद्ध में सबसे बड़ी कीमत नागरिक ही चुकाते हैं? बिल्कुल चुकाते हैं। तो ये जो सटीकता का दावा है, क्या ये सिर्फ एक भ्रम नहीं है? ये भ्रम इसलिए पैदा होता है क्योंकि दोनों पक्ष युद्ध के नैरेटिव को कंट्रोल करना चाहते हैं। ईरान लगातार दावा करता है कि वो केवल सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है। अमेरिका और इजराइल भी यही कहते हैं कि उनके निशाने पर केवल रणनीतिक सैन्य अड्डे हैं। लेकिन जमीनी हकीकत तो अलग है ना? बिल्कुल अलग है। जब सैन्य बुनियादी ढांचा घनी आबादी वाले शहरों के बीच या उनके ठीक नीचे मौजूद हो, तो एक सटीक हमला भी एक पूरे मोहल्ले को शमशान बना सकता है। बाप रे। अगर एक मिसाइल अपने लक्ष्य से कुछ मीटर भी भटक जाए तो वो एक स्कूल या अस्पताल पर गिरती है। और जब ये मिसाइलें गिरती हैं तो वे सिर्फ इमारतों को नहीं तोड़ती, वो वैश्विक बाजार को भी तोड़ देती हैं। एकदम सही। वे बाजार के भरोसे को चकनाचूर कर देती हैं। और यहीं से ये क्षेत्रीय युद्ध एक वैश्विक संकट बन जाता है। सीमाओं को पार करके ये संघर्ष सीधा वैश्विक अर्थव्यवस्था की नसों को चोक कर रहा है। जैसे 12 मार्च को अमेरिकी युद्धक विमानों ने खार्क द्वीप के तेल टर्मिनल को नष्ट कर दिया, जो कि ईरान का सबसे बड़ा टर्मिनल है। हाँ, वहां से ईरान का लगभग 90% तेल निर्यात होता है। ये ईरान की अर्थव्यवस्था का दिल है। और इसके जवाब में ईरान के नए सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई ने वो कदम उठाया जिसका डर पूरी दुनिया को था। हुर्मुज़ जलडमरू मध्य। बिल्कुल, उन्होंने हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य को बंद करने की घोषणा कर दी। मैं इसे वैश्विक अर्थव्यवस्था की गर्दन की मुख्य नस मानती हूँ। सही उपमा है। ये इतनी पतली जगह है कि एक बार में कुछ ही जहाज निकल सकते हैं। जब आपने इसे दबा दिया तो समझ लीजिए दुनिया के बाजारों तक तेल पहुंचना तुरंत बंद हो गया। और यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि कैसे इस एक घोषणा ने पूरी दुनिया की आपूर्ति श्रृंखलाओं को रातों रात पंगु बना दिया। बिल्कुल। इसके नतीजे देखिए। युद्ध से पहले जो ब्रेंट क्रूड ऑयल $80 प्रति बैरल के आसपास शांति से कारोबार कर रहा था, वो अचानक उछलकर $119 के पार चला गया। बाप रे, इतना बड़ा उछाल! हाँ, खाड़ी क्षेत्र से लगभग 10 मिलियन बैरल प्रतिदिन का उत्पादन रुक गया। ये कोई छोटी बात नहीं है। ये दुनिया की कुल तेल आपूर्ति का 10% हिस्सा है जो अचानक गायब हो गया। और स्थिति की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 200 से अधिक तेल और LNG टैंकर हॉर्मुज़ के बाहर फंसे खड़े हैं। वे अंदर जाने की हिम्मत ही नहीं कर पा रहे हैं। और जो गिने चुने जहाज जोखिम उठा भी रहे हैं, उनका इंश्योरेंस आसमान छू रहा है। युद्ध जोखिम बीमा जो पहले 0.25% था, वो सीधे बढ़कर 3% हो गया है, जो कि बहुत ज्यादा है। हाँ, अगर जहाज की कीमत करोड़ों में है तो सिर्फ उसका इंश्योरेंस ही इतना महंगा हो गया है कि उस तेल को खरीदकर आगे बेचना आर्थिक रूप से असंभव होता जा रहा है। बिल्कुल। और इसका सीधा असर उन देशों पर पड़ रहा है जो अपनी ऊर्जा के लिए आयात पर निर्भर हैं, जैसे भारत और चीन। हाँ, भारत, चीन, जापान, यूरोपीय संघ, इन सब के कारखाने, परिवहन नेटवर्क, सब कुछ इसी तेल पर टिके हैं। इस हाहाकार को रोकने के लिए अमेरिका, भारत और चीन जैसे देशों ने एक बहुत ही ऐतिहासिक कदम उठाया। वो रिजर्व वाला। हाँ, उन्होंने 240 मिलियन बैरल का रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व यानी SPR जारी करने का फैसला किया। लेकिन यहाँ ये समझना जरूरी है कि ये जो रणनीतिक रिजर्व है ना, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। मैं इसे एक इमरजेंसी गुल्लक की तरह देखती हूँ, जिसे संकट के समय तोड़ा जाता है। आप अपनी गुल्लक तोड़कर कुछ दिन या कुछ हफ्ते तो खर्च चला सकते हैं, लेकिन अगर आपकी नियमित सैलरी आनी ही बंद हो जाए तो गुल्लक कितने दिन चलेगी? सही बात है। ये सिर्फ एक बैंडेड है जो घाव को कुछ देर के लिए ढक सकता है, कोई स्थायी समाधान नहीं है। और जब ऊर्जा संकट इस स्तर पर पहुंच जाता है ना, तो वैश्विक शक्तियों के पास किनारे बैठकर तमाशा देखने का विकल्प नहीं बचता। बिल्कुल नहीं। वे सीधे इस महाशतरंज में खिंचे चले आते हैं। और यहाँ दांव पर सिर्फ अर्थव्यवस्था नहीं,
परमाणु सुरक्षा लगी हुई है, जो कि सबसे डरावना हिस्सा है। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने पुष्टि की है कि अभी तक किसी भी परमाणु सुविधा में कोई रेडियोलॉजिकल रिसाव नहीं हुआ है। शुक्र है। लेकिन नातांज, फोर्डो और इस्फहान में जो भारी नुकसान पहुंचा है, उसने ईरान के यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम को पूरी तरह रोक दिया है। रुकिए, मुझे यहाँ एक बात समझ नहीं आ रही। हाँ, बताइए। एक तरफ संवर्धन रुक गया है तो खतरा कम होना चाहिए, लेकिन स्रोतों के अनुसार एक नया डर पैदा हो गया है। वो फतवे वाला। हाँ, कहा जा रहा है कि ईरान के नए शासन ने परमाणु हथियारों के खिलाफ उस फतवे को हटा दिया है जो बम बनाने की मनाही करता था। इससे बम इन द बेसमेंट यानी खुफिया तरीके से रातों रात परमाणु बम बनाने की आशंका बहुत बढ़ गई है। ईरान के पास पहले से ही 60% तक संवर्धित यूरेनियम है। बिल्कुल है। तो क्या ये सच में एक आसन्न परमाणु खतरा है या ये सिर्फ बातचीत के मेज पर भारी वजन रखने के लिए ईरान का एक ब्लफ है? देखिए, अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़ के देखें तो ये स्थिति काफी हद तक शीत युद्ध जैसी है। हो सकता है कि ये सिर्फ एक ब्लफ हो, एक कूटनीतिक चाल हो, लेकिन इस तरह के अत्यधिक तनाव वाले माहौल में एक छोटा सा ब्लफ भी नियंत्रण से बाहर जा सकता है। सही बात है। इस समय अमेरिका और अन्य महाशक्तियों की परमाणु पनडुब्बियां और विमानवाहक पोत उस पूरे खाड़ी क्षेत्र में हैं। पानी के नीचे और हवा में हर वक्त एक दूसरे को ट्रैक किया जा रहा है। बाकरे। ऐसे में एक छोटी सी गलती फहमी, जैसे रडार पर कोई गलत सिग्नल, बहुत भारी पड़ सकती है। इराक में जो अमेरिकी हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ वो एक तकनीकी खराबी हो सकती है, लेकिन तनाव के इन क्षणों में कोई भी पक्ष इसे जानबूझकर किया गया हमला मान सकता है। बिल्कुल मान सकता है। और यहीं से अनजाने में ही एक बड़ा क्षेत्रीय विनाश शुरू हो सकता है। और ऊपर से वैश्विक नेताओं की बयानबाजी इस आग में घी डालने का काम कर रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान से पूर्ण बिना शर्त आत्मसमर्पण की मांग कर दी है, जो कि बहुत बड़ी मांग है। हाँ, दूसरी तरफ चीन और रूस संयम बरतने का आग्रह तो कर रहे हैं, लेकिन वे अमेरिका के साथ किसी भी सीधे सैन्य टकराव से बच रहे हैं। तुर्की के एर्दोगान में भी सख्त चेतावनी दी है। और इन सब के बीच खाड़ी देश बहुत बुरी तरह फंस गए हैं, जैसे सऊदी अरब। हाँ, सऊदी अरब और यूएई बीच में है। सऊदी अरब ने निजी तौर पर कूटनीतिक चैनलों के जरिए ईरान को चेतावनी दे डाली है। क्या चेतावनी दी है? कि यदि ईरान ने सऊदी क्षेत्र पर कोई भी हमला किया तो सऊदी अरब अमेरिका को अपने सैन्य बेस से ईरान पर जवाबी कार्रवाई करने की अनुमति दे देगा। मतलब ये तो सीधे सीधे युद्ध में कूदने वाली बात हो गई। बिल्कुल। लेकिन देखिए, भू राजनीति और परमाणु कूटनीति की इन बड़ी बड़ी बातों के नीचे एक बहुत ही भयानक मानवीय और कानूनी त्रासदी जन्म ले रही है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेबनान का संकट। हाँ, इजरायली बमबारी और निकासी आदेशों के कारण लेबनान में कम से कम 6,60,000 लोग विस्थापित हो गए हैं, अस्पताल भर चुके हैं और जरूरी दवाओं की भारी कमी है। और इस मानवीय संकट के साथ साथ जो कानूनी उलझनें पैदा हुई हैं, वे भी बहुत जटिल हैं। दोनों ही पक्ष आत्मरक्षा का दावा कर रहे हैं। इजराइल और अमेरिका ने बिना संयुक्त राष्ट्र की मंजूरी के ये युद्ध शुरू किया, जिसे कई न्यायविद अवैध आक्रामकता मानते हैं। और संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने तो खामेनी की हत्या को राष्ट्राध्यक्ष की हत्या यानी मर्डर करार दिया है। बिल्कुल। वहीं दूसरी तरफ जो मिनाब स्कूल पर हमला हुआ, वो अंतर्राष्ट्रीय कानून के भेदभाव के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ डिस्टिंक्शन का खुला उल्लंघन है। एकदम सही। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? जब दोनों पक्ष एक दूसरे पर आतंकवाद का आरोप लगाते हैं, तो क्या जेनेवा कन्वेंशन जैसी संधियां सिर्फ कागज के टुकड़े बनकर रह जाती हैं? ये बहुत ही गंभीर सवाल है। युद्ध के बाद मानवाधिकार संगठनों और अंतर्राष्ट्रीय अदालतों यानी वॉर क्राइम्स ट्रिब्यूनल, उनके लिए इन घटनाओं की जांच करना कितना जटिल होगा, ये सोचने वाली बात है। जब दोनों पक्ष खुद को पीड़ित बता रहे हों और सबूत मलबे के नीचे दबे हों, तो कानूनी जवाबदेही तय करना एक भूलभुलैया बन जाता है। तो इतने भारी नुकसान और कानूनी उलझनों को समझने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आगे क्या? हाँ, भविष्य के परिदृश्य। क्या इस सुरंग के अंत में रोशनी है या और गहरा अंधेरा? हमारे पास जो स्रोत हैं, उनके आधार पर 3 संभावित परिदृश्य सामने आ रहे हैं। जी, विश्लेषक जो पहला परिदृश्य देखते हैं वो है निरंतर संघर्ष, जिसकी संभावना 60 से 70% है। हाँ, ये सबसे संभावित है। इसका मतलब है कि युद्ध हफ्तों या महीनों तक चलेगा। अर्थव्यवस्था पर दबाव के कारण धीरे धीरे तेल का प्रवाह वैकल्पिक रास्तों से शुरू होगा और दोनों पक्ष थक हार कर युद्ध विराम की ओर बढ़ेंगे। दूसरा परिदृश्य है बातचीत से समझौता, जिसकी संभावना 20 से 30% मानी जा रही है।
इसमें ओमान या संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से बातचीत हो सकती है। ईरान प्रतिबंधों से राहत के बदले संवर्धन रोक दे और इजराइल बड़े हमले रोक दे। लेकिन एक तीसरा परिदृश्य भी है, जिसे ईरान का पतन या सबसे बुरा परिदृश्य कहा जा रहा है, जिसकी 10% संभावना है। बिल्कुल। मान लीजिए कि अमेरिकी और इजरायली हमलों से ईरान का शासन पूरी तरह से गिर जाए, जिससे गृह युद्ध छिड़ जाए। बाप रे। इसका परिणाम होगा बड़े पैमाने पर शरणार्थी संकट, जो तुर्की और इराक की ओर जाएंगे। तेल $150 से ऊपर चला जाएगा और पूरे क्षेत्र में भारी अस्थिरता आ जाएगी। इन परिदृश्यों को सुनकर एक बात तो स्पष्ट है कि दुनिया के नेता अब केवल जीतने के लिए नहीं, बल्कि इस 10% वाले सबसे बुरे परिदृश्य से बचने के लिए नीतियां बना रहे हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है कि कैसे ऊर्जा नीतियां और कूटनीति आपस में उलझी हुई हैं। यदि अमेरिका घरेलू स्तर पर अर्थव्यवस्था का दर्द सहन नहीं पाया, पेट्रोल बहुत महंगा हो गया, तो क्या उसे अपनी कूटनीतिक मांगें नरम करनी पड़ेंगी? बिल्कुल करनी पड़ेंगी। तो आज की इस चर्चा को अगर समेटें तो 28 फरवरी की उस एक घटना ने कैसे पूरी दुनिया को ऊर्जा संकट, मानवीय त्रासदी और संभावित परमाणु खतरे के मुहाने पर ला खड़ा कर दिया है। ये सिर्फ 2 देशों की लड़ाई नहीं है। नहीं, ये एक ऐसा भू राजनीतिक भूकंप है जिसके झटके हर महाद्वीप पर महसूस किए जा रहे हैं। एकदम सही। और जाने से पहले मैं एक बिल्कुल नया और विचारणीय सवाल छोड़ना चाहूंगी। बताइए। अगर दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति एक ही जल डमरू मध्य यानी हॉर्मुज में फंसे कुछ 100 टैंकरों पर इतनी अधिक निर्भर है, तो क्या ये युद्ध अनजाने में ही सही दुनिया को जीवाश्मी ईंधन से दूर जाने और नवीकरणीय ऊर्जा की ओर बढ़ने के लिए उतनी तेजी से मजबूर कर देगा जितना कि कोई भी जलवायु नीति आज तक नहीं कर पाई? ये तो वाकई सोचने वाली बात है। क्या ये महासंकट दुनिया को हमेशा के लिए बदल देगा? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। आज के गहन विश्लेषण में बस इतना ही।